जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। जिसका भी जन्म 31 अक्टूबर सन 1998 को दिन में दोपहर को 2:40 पर गुना जिले में हुआ हो, उस लड़की का आज हम जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं। माता पिता के कर्म के अनुसार जो हम बताएंगे, भविष्य का विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, परंतु काफी कुछ हद तक हम उसकी पूरी जिंदगी, मृत्यु तक की जिंदगी के नजदीक पहुंच सकते हैं। जो भी ज्योतिष का काम कर रहे हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में पत्रिका लिखते हैं, वह भी इसको बहुत अच्छे से सुने और खुद पत्रिका बना करके वैसा विश्लेषण करने का प्रयास करें। यदि आपको यह चीज समझ में नहीं आती कि हमने क्यों बोली होगी, कैसे बोली होगी, तो आप हमसे ज्योतिष कैसे सीखें ये किताब ले सकते हैं। और ज्योतिष का राहु, केतु, शनि और प्रेतों से क्या संबंध है, यह किताब आप ले सकते हैं। और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे ज्योतिष सीखने के लिए आ सकते हो। देव राधा ट्रस्ट सनातन धर्म को स्ट्रांगली रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि मनुष्य भूल गए हैं, पूर्ण रूप से प्रयासरत रहता है कि आइए, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया अपनी जिंदगी का, हम आपको बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो जो भी ज्ञान लेना चाहता हो वह ज्ञान ले सकता है, परंतु ज्ञान लेने के लिए फीस, शुल्क अवश्य देना पड़ती है। तो चलते हैं, आप भी बनाइएगा पत्रिका, हम आपको दोबारा से बता देते हैं और पत्रिका का पूरा विश्लेषण करके हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। एक लड़की 31/10 सन 1998 को दिन में दोपहर के 2:40 पर गुना जिले के अंदर अंदर कहीं पर भी पैदा होती है। जब हम इसका कुंडली बनाते हैं तो सर्वप्रथम लग्न चार्ट हमारे सामने आता है। उस लग्न चार्ट के अनुसार इसकी कुंभ राशि आती है, जिसका स्वामी शनि है। अब हमेशा राशि स्वामी को स्ट्रांग बना करके रखना चाहिए। तो इस लड़की को शनि देव की पूजा करना है, यानी हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर के जो शनि भगवान का उतारा होता है, जैसे काले तिल हो गए, वो उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, सरसों का तेल उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, काला कपड़ा चढ़ाना चाहिए, कुछ उड़द के दाने चढ़ाना चाहिए, इमरती चढ़ाना चाहिए, दही बड़े का उतारा होता है, गुड़ और काले तिल वो भी शनि देव के वहां पे चढ़ाना चाहिए। इसको शनि का उतारा कहते हैं। इससे शनि भगवान प्रसन्न होंगे और राशि स्वामी यदि प्रसन्न रहा तो कष्ट कम आएंगे जीवन में। उम्र जो है 26 वर्ष 3 माह हो चुकी है आज की तारीख में। 31/10/98 को दिन में दोपहर को 2:40 पर गुना या गुना के जिले में कहीं पर भी जन्म हुआ हो, उन लड़की के लिए आज ये हम वर्षफल बता रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न हुई है, जिसका स्वामी गुरु है। नक्षत्र स्वामी को भी स्ट्रांग करके रखना चाहिए, इसलिए इस लड़की को गुरुवार का व्रत उपवास था जिंदगी करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा पूरी जिंदगी भर करती रहे, गुरु का मान सम्मान करती रहे, मंदिर में सेवा करने वाले विप्रवन ब्राह्मण रहते उनका मान सम्मान करें, अपनों से बड़े माता पिता गुरु या कोई साधु संत त्यागी तपस्वी है उनका मान सम्मान करें, उनका अपमान नहीं करें, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। कुंभ लग्न की ही पत्रिका है, जिसका स्वामी भी शनि है, तो इनको शनि देव की पूजा तो करना ही, क्योंकि लग्न स्वामी को यदि आप स्ट्रांग करके रखोगे तो निश्चित तौर से जिंदगी में जो कष्ट आते हैं उन कष्टों को लग्न का स्वामी काफी कुछ हद तक अपने ऊपर झेल लेता है।
और यदि लग्न का स्वामी स्ट्रांग है तो आपकी आधी जिंदगी का कष्ट कम हो सकता है। तो शनि देव की पूजा करना है। शनि के गुरु शिव जी होते हैं, तो शिव जी का रुद्र अभिषेक करना है। और हो सके तो सोमवार का व्रत उपवास अवश्य कर लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था और शनिवार का दिन उस दिन था जिस दिन ये पैदा हुई, 31/10/98 को दिन में दोपहर को 2:40 पर। तो शनिवार के दिन भी उत्पन्न हुई है। दिन के हिसाब से भी शनिदेव की पूजा करना है। कुंभ राशि है तो शनिदेव की पूजा करना है, कुंभ लग्न है तो शनिदेव की पूजा करना है। यानी कि शनि को जितना ज्यादा प्रसन्न करके रखोगे, शनि के गुण इस लड़की में उपलब्ध है। अब शनि कैसे थे आपको सबको मालूम है कि शनि भगवान भयंकर क्रोधित अवस्था वाले थे। बात बात में तुनक मिजाजी हो जाया करती, वो अपने पिता से भी झगड़ लिया करते हैं अपनी माता जी के लिए। और इसलिए सूर्य पुत्र शनि का अपने पिताजी सूर्य से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। एक दूसरे की राशि भी शत्रु राशि कहलाई जाती है। जब हम लग्न चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है सप्तम भाव के ऊपर। 7वें भाव के ऊपर मंगल राहु बैठा हुआ है जो सिंह राशि का है। इसको, इस लड़की को भाई का श्राप लगा हुआ है ना, भाई का सुख इसको नहीं मिलेगा। भाई की वजह से पारिवारिक सुख कमजोर होगा। पूर्व जन्म में भाई को बहुत कष्ट दे करके ये आई है। भाई की संपत्ति जमीन ज्यादा छीन करके आई है। भाई के घर को बिगाड़ा है इसने पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से। इसलिए इस जन्म में भी इसका घर परिवार नहीं बसेगा, यानी पति के साथ ये सुख से नहीं रह सकती। क्योंकि मंगल राहु सिंह राशि का बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो महाक्रोधी स्त्री है ये। क्रोधिनी स्त्री है, मतलब क्रोध में इतनी ज्यादा अंधी हो जाएगी कि इसके सामने कोई भी बड़ा बुजुर्ग आ जाए, चाहे पिताजी आ जाए, चाहे ससुर आ जाए, चाहे सास आ जाए, चाहे पति आ जाए, ये बोलने में किसी को नहीं छोड़ेगी। इतनी क्रोधी स्त्री है। चाहे बाद में रोए, बाद में पछताए, तो उससे होता क्या है। मंगल दोष है इसको। डबल मांगलिक पत्रिका यहाँ पे हो गई है। इसको चुनरी मांगलिक बोला जाता है। एक तो मंगल सप्तम भाव का है ये, साथ में राहु और बैठने से ये डबल मांगलिक पत्रिका यहाँ पे हो चुकी है। तो इस लड़की के 2 या 2 से अधिक विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। मंगल राहु होने से ये क्रूरता बहुत ज्यादा बढ़ गई इसके अंदर। क्रूरता का मतलब होता है, जैसे अपन कहते हैं ना, क्रूर व्यक्ति किसी से भी लड़ाई झगड़े कर लेना, मार देना, ठोक पीट देना, खून निकाल देना, इसे क्रूरता बोला जाता है। मतलब क्रोध में अंधे होकर के क्रूर हो जाना। तो ऐसी इस लड़की को हनुमान जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है। अब हम और गहराई में यदि जाते इस पत्रिका के, तो इसका जन्म विष्टिकरण में हुआ है। विष्टिकरण जो होता है, जिसका भी जन्म विष्टिकरण में हो जाता है, उसे जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, भयंकर संघर्ष करना पड़ता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पत्रिका पढ़ना भी सीखें, और जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही रीढ़ की हड्डी साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी। इसको अवश्य सुने और अपन खुद लिख करके पहले प्रयोग करो कि हम ऐसा चीज लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। और यदि आपको सीखना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हो। अब चूंकि मांगलिक दोष है, इसको लग्न चार्ट के अनुसार कालसर्प दोष भी आता है और पितृ दोष भी आता है। गुरु का श्राप लगा हुआ है, माता का श्राप इसको लगा हुआ है, भाई का श्राप लगा, यानी पूर्व जन्म में भाई को दुख देकर के आई है, भाई का घर परिवार खराब किया है, गुरु की भी बात नहीं मानी है, माता की भी बात नहीं मानी है, पिताजी की भी बात नहीं मानी है। इसीलिए कुल देवता ने, यानी कालसर्प दोष का मतलब ही होता है कुल देवता का श्राप, पितृ देवता का श्राप होता है। तो जिसको भी ये कालसर्प दोष हो जाता है उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मंगल दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, गुरु दोष, मातृ दोष और भाई का श्राप, यानी 6 इसके दोष इसकी पत्रिका में हैं, जिसकी वजह से जीवन में इसको सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके जीवन में सूर्य जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 9वें भाव में तुला राशि का, यानी नीच राशि का सूर्य बैठा हुआ है।
तो और शनि भी नीच राशि का बैठा हुआ, मेष राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और वक्री भी बैठा हुआ है। एक तो नीच का भी हो गया और वक्री भी हो गया, तो शनि यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। और सूर्य और शनि आमने सामने बैठे हुए हैं और दोनों नीच करके बैठे हुए हैं, इसलिए इसको पितृ दोष की उत्पत्ति कही जाती है। और ऐसे भी नवम भाव जो है पितृ का भाव होता है, और पितृ के ऊपर ही सूर्य जो है नीच राशिगत यदि बैठ जाता है, शनि की दृष्टि होती है, तो उसे पितृदोष कहा जाता है। तो यहाँ पर भयंकर पितृदोष की उत्पत्ति भी है। और जो काल सब दोष है, इसमें राहु जो है इनका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, केतु जो बैठा हुआ है वह प्रथम भाव में बैठा हुआ, लग्न में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर तक्षक नामक काल सब दोष की उत्पत्ति होती है। और यह तक्षक नामक काल सब दोष कई प्रकार से मनुष्य को कष्ट देता है। इसीलिए मनुष्य को शिव जी का पूजन करना अनिवार्य है। कालसर्प दोष वाले कोई भी हो, उसे शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शिव जी का पूजन करने, शिव जी के गले में चूंकि नाग महाराज होते हैं, और उन नाग महाराज की वजह से शिव जी का पूजन करेंगे तो नाग आपको कष्ट प्रदान नहीं करेंगे। ये है वास्तविक विश्लेषण। अब हम आगे और चलते हैं इसी में कि यदि तक्षक नामक कालसर्प दोष रहता है, उसके विश्लेषण में जाते हैं, तो पूर्व जन्म में इसकी अकाल मृत्यु ऊंचाई से गिर करके हुई है। क्योंकि पत्रिका लिखते समय आपको इसका भी ध्यान रखना है कि हमें पूर्व जन्म भी बताते रहना है, क्योंकि जो भी कष्ट इस जन्म में मिलते हैं हमें, वह सब पूर्व जन्म के पाप कर्म की वजह से मिलते हैं। और यदि कोई सुख मिलता है तो वो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से मिलता है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जन्म में आए हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के घर खर्च के अलावा जो पैसा बचे उसके पुण्य कर्म अवश्य करो। चाहे मंदिर का निर्माण करो, चाहे धर्मशाला का निर्माण करो, चाहे प्याऊ का निर्माण करो, परंतु पुण्य कर्म आपको करना ही करना है। पूर्व जन्म में अकाल मृत्यु ऊंचाई से गिर करके हुई है, उसकी भी सजा इस जन्म में इस लड़की को भोगना पड़ेगी। और यह अतृप्त आत्मा है, क्योंकि अकाल मौत होने का मतलब है अतृप्त आत्मा, क्योंकि उसने पूरा जीवन नहीं जिया था। सजा मिलती है, पारिवारिक सुख कमजोर होता है। तक्षक नामक कालसर्प दोष की वजह से और राहु के साथ मंगल बैठने की वजह से पारिवारिक सुख कमजोर है। ऐसी लड़की चरित्रहीन भी निकल सकती है, क्योंकि जब परिवार का सुख नहीं मिलेगा, विवाह होने के बाद विवाह टूटने की संभावना है। तो जल्दी यदि दूसरा विवाह नहीं हुआ तो ऐसी स्त्री चरित्रहीन भी बन जाती है। जीवन में संघर्ष कराता है तक्षक नामक कालसर्प दोष, और अचानक परेशानी उत्पन्न होती है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। मानसिक परेशानी देता है, क्योंकि केतु मस्तिष्क में बैठा है, वो तड़पाने का काम करता है। मंद बुद्धि या मानसिक पागलपन की अवस्था भी हो सकती है, या तो दिल दिमाग कम काम करेगा, या मानसिक पागलपन, उद्वेग भी उत्पन्न हो सकता है। समाज में बदनामी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। निराशावादी दृष्टिकोण हो जाता है, क्योंकि केतु जो है वो लगन में बैठा हुआ है। आत्महत्या भी कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्तियों को चूंकि चरित्रहीन होने की वजह से यौन रोग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। विवाह के बाद भी पराय पुरुष से शारीरिक संबंध रहने की संभावना भी बनी होती है। और ये नशा भी कर सकते हैं, कष्ट दुख की वजह से, मानसिक परेशानी की वजह से नशा भी कर सकते हैं, और गंभीर बीमारी भी लग सकती है। चरित्र इनका गिरा हुआ होता है। विवाह इनका देरी से करना चाहिए, क्योंकि मंगल दोष होता है, तो 28 वर्ष के बाद में ही विवाह इनका होना चाहिए। पैतृक संपत्ति इनकी नष्ट हो जाती है, बिक जाती है। और ये चूंकि लड़की है तो इसका जीवन साथी इसके साथ कम रहेगा, यानी सुख कमजोर है, जीवन साथी का सुख कमजोर है। जेल यात्रा की भी संभावना बन सकती है, और वैवाहिक सुख कम होता है, रोग अधिक लगेंगे। और इसके जो साथी गण, मित्र गण रहेंगे, सहेलियां रहेगी, क्योंकि लड़की है तो इसकी जो सहेलियों के द्वारा धोखा भी दिया जा सकता है, मतलब धोखा मिल सकता है। कुंभ लग्न के स्वामी चूंकि शनि होते हैं, तो कुंभ लग्न के मनुष्य को हीरा पहनकर
अपने लग्न की शुभता को बेहतर कर सकते हैं। तो हीरा धारण कर सकते हैं। हीरा जो है कुंभ लग्न वालों के लिए शुभ और कल्याणकारी होता है। रत्न शास्त्र ये कहता है कि रत्न के साथ में नीलम और हीरा एक साथ पहनना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा फायदा भी करता है। और जब भी पत्रिका पढ़ते हैं तो उसमें जरूर बताना चाहिए कि शुभ रत्न कौन सा है, शुभ धातु कौन सी है, शुभ रंग का धारण करने में शारीरिक मानसिक स्वस्थता बनी रहती है, भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, और शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से उसमें वनवांछित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्ट देव का ध्यान करने से और जप करने से मानसिक शांति भी बनी रहती है, कार्यों में सफलता भी मिलती है, और व्यापार शुभ दिशा में चलता है या फिर सर्विस अच्छी लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो मनुष्य को अपने शुभ अशुभ का ज्ञान ऐसे मनुष्य को अवश्य रखना चाहिए जिससे जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम हो सके। यानी मेरे कहने का मतलब यहां पर है कि मनुष्य को मित्र राशि का ज्ञान होना चाहिए, मित्र लग्न का ज्ञान होना चाहिए, कौन अनुकूल देवता है उसका ध्यान होना चाहिए, कौन सा शुभ रत्न धारण करना चाहिए, किस अंगूठी में करना चाहिए, किस धातु को धारण करना चाहिए, किस दिशा में कार्य करना चाहिए, और कौन सा दान शुभ होगा, यह सब चीज पत्रिका में लिखना अनिवार्य होता है। अब हम आते हैं अगले। मानव गण है, इनका आत्मा कमजोर है और चंद्रमा भी कमजोर है, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु के साथ चंद्र यहां पर बैठा हुआ है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे कमजोर हो गया। और चंद्रमा कमजोर होने की वजह से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, ये सब होने की संभावना बहुत ज्यादा है। शनि की महादशा 30 जून 2033 तक चलेगी। अभी वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, और इसके बाद में सूर्य की दशा, अंतरदशा, चंद्र की अंतरदशा, मंगल की अंतरदशा, राहु गुरु की अंतरदशा क्रमशः आएगी। इसका मतलब यहां पर है कि अब आज दिनांक के बाद से जो हमने भविष्यवाणी की है कि सूर्य, क्योंकि शनि की महादशा है, सूर्य की अंतरदशा आएगी, सूर्य शनि आपस में शत्रु है, शनि चंद्र को विष योग कहा जाता है, शनि मंगल की निपटती है, शनि राहु में ऊपरी बाधा लगने की संभावना, यानी आज के बाद से 2033 तक इसके जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। कुंभ लग्न वालों को, क्योंकि राहु सप्तम भाव में बैठा है, केतु लगन में बैठा है और पाप प्रभाव में भी है, तो पूर्व जन्म के पाप के कारण असफलता अवश्य मिलेगी, संघर्ष मिलेगा, रोग अवश्य मिलेगा, वाणी दोष मिलने की संभावना है, अभावों में जिंदगी गुजरेगी और दुर्भाग्य हमेशा साथ में रहेगा, भाग्यवान लड़की नहीं है। अब हम चलते हैं आगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, शतचंडी यज्ञ करवाएं, मछलियों को, कुत्तों को, कोड़ियों को, अपाहिजों को, अनाथों को उनकी सेवा करें, भोजन की सेवा करें, जितना हो सके भोजन कराएं, शिव आराधना करें, महामृत्युंजय के जप करवाएं। क्यों कि जिनको भी कालसर्प दोष होता है उन्हें महामृत्युंजय के जप कराना ही कराना चाहिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिए। क्योंकि पंडित जी लोग, मैंने देखा है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हैं, जबकि वास्तव में व्याधि को नाश करने के लिए, पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए, जरा व्याधियों को नाश करने के लिए, बुढ़ापे में कष्ट नहीं आए उनको नाश करने के लिए ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो शिव आराधना करना ही चाहिए। नशे से दूर रहना है, अभद्रता बिल्कुल भी ना करें, आलस्य तो बिल्कुल भी नहीं करें, लापरवाही किसी भी कार्य में न करें अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। शिवलिंग पर नाग केशर और कस्तूरी और धतूरे और कनेर के फूल
जितना हो सके चढ़ाना चाहिए। अब यहां पर हम आ रहे हैं नवम भाव में, क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं नवम भाव में। क्योंकि सूर्य शनि नीच का भी है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, शनि खुद स्वयं भी नीच राशि का है, इसलिए यहां पे सूर्य अच्छा फल प्रदान बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब बाधक ग्रह की यदि बात करें तो चूंकि यहां पर लग्न में 11 नंबर लिखा हुआ है, और लग्न में 11 का मतलब हो गया कुंभ, तो यह स्थिर लग्न कहलाता है। कुंभ लग्न जो है स्थिर लग्न कहलाता है। तो इसका नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह, अब नवम भाव में कौन कौन बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, तो वह बाधक ग्रह के रूप में कार्य करें, यानी शुक्र भी बाधा देगा और सूर्य भी यहां पर बाधक ग्रह के रूप में कार्य करेगा। कुंभ लग्न में शनि जो है प्रथम और द्वादश भाव का स्वामी होता है, क्योंकि लग्न में 11 नंबर डला हुआ है और 12वें भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो यह प्रथम और द्वादश भाव का स्वामी कहलाता है। लग्नेश होने के नाते यह मनुष्य के रूप में, चिन्ह के रूप में, जाति, शरीर, आयु, सुख दुख, विवेक, मस्तिष्क, व्यक्ति का स्वभाव, आकृति, इन सबका यह प्रतिनिधि करता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधि करता है। और द्वाददेश होने के कारण, यानी 12वें भाव में 10 नंबर बैठने के कारण, यह मनुष्य को निद्रा देता है, यात्रा में खर्च करवाता है, हानि करवाएगा, दान करवाएगा, व्यय करवाएगा, दंड दिलवा सकता है, मूर्छा रोग होने की संभावना है और मोक्ष भी देने की संभावना है, विदेश यात्रा होने की संभावना है, भोग ऐश्वर्य अवश्य देगा और चरित्रहीन तो बनाएगा ही बनाएगा, फालतू का भ्रमण होने की संभावना बनती है। तो ये मान करके चले यहां पे शनि अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। अब हम चलते हैं प्रत्येक ग्रह का जो जिस जगह बैठा है उसका विश्लेषण करेंगे। जैसे कि अब यहां पर ये पता लग रहा है कि साहब सूर्य जो है नवम भाव में बैठा हुआ है। अब सूर्य नवम भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, उसका विश्लेषण करते हैं। अब सूर्य जो है सप्तमेश होने से अशुभ हो गया है और सूर्य लग्नेश शनि का शत्रु भी है। यहां पे डबल नुकसान हो रहा है कि एक तो सप्तमेश होने से अशुभ हो गया और लग्नेश शनि का भी शत्रु है, तो यह मार्केश का काम करेगा। और सूर्य यहां पर नीच राशि का भी हो गया, मतलब कई तरीके से सूर्य नुकसान प्रदान करने की संभावनाएं बनती है। तो व्यक्ति जो है थोड़ा निम्न स्तर का व्यक्ति होगा, उसकी सोच भी निम्न स्तर की होगी और यह सूर्य भयंकर खराब है, मतलब भयंकर पितृदोष लगा हुआ है। इसकी वजह से पिता को कष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, पिता का सुख कम मिलेगा, पिता की आर्थिक स्थिति भी खराब रहेगी और पिता से अलग रहने की संभावना भी बनती है ना। पिता जन्म में मृत्यु भी हो सकती है, अगर नहीं हुई तो पिता दरिद्री रह सकता है। विवाह के बाद ही इस लड़की का भाग्योदय होगा और इसके बीमार रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। अब सूर्य के साथ शुक्र भी बैठा हुआ है, शुक्र जो है स्वग्रही बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी नीच ग्रह के साथ में उस कोई भी स्वग्रह या उच्च का बैठ जाता है तो वह नीचता को भंग कर देता है। तो यहाँ पर सूर्य की नीचता को शुक्र के वजह से यहाँ पे नीच भंग हो गया, यानी कि सूर्य जो है थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है, अपन ये मान के चल सकते हैं। अब हम आते हैं लग्न चार्ट में चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा चूंकि लग्न में ही बैठा हुआ है, कुंभ लग्न की पत्रिका है,
कुंभ राशि है, स्वामी शनि बैठा हुआ है। तो यहां पर चूंकि चंद्रमा अपने स्थान से कर्क राशि से अष्टम भाव में आ रहा है, यानी 4 नंबर जो डला हुआ है वह 4 नंबर चूंकि छठे भाव में डला हुआ है, और चंद्रमा वर्तमान में जिस जगह बैठा है वो 8वां घर बनता है। तो यहाँ पे षणाष्टक योग करके चंद्रमा बैठा हुआ है। तो इसका शरीर जो है नाजुक शरीर रहने की संभावना है, स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, ऋण रोग तो इसके ऊपर रहेंगे ही रहेंगे, ये मान करके चले, मतलब इसको बीमारियां अवश्य लगेगी ही लगेगी, क्योंकि छठे भाव में 4 नंबर यानी चंद्रमा की राशि डली हुई है। गृहस्थ जीवन में खटपट होगी ही होगी, यानी गृहस्थ जीवन इसका सुखमय होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं बनती है, और माता का सुख भी कमजोर कर रहा है, यानी माता पिता से यह दूर रही होगी, ये मान करके चलते हैं। एक बार और पुनः बता देता हूं कि 31/10/98 को जिस भी लड़की का जन्म हुआ हो, दोपहर को 2:40 पर गुना, मध्य प्रदेश के जिला है गुना, उसमें कहीं पर भी हुआ हो, तो जो लग्न चार्ट बन रहा है उसके अनुसार चंद्रमा कुंभ राशि का बैठा, जिसका स्वामी शनि है, कुंभ लग्न की ही पत्रिका है, और यह लड़की अपने माता पिता से दूर रह करके पड़ी है। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में बिल्कुल भी शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे, और चंद्रमा खराब होने की वजह से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, शत्रु के द्वारा तांत्रिक विद्या होना, यह सब इस लड़की के जीवन में होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। अतः जो भी इस तारीख को उत्पन्न हुई हो लड़की, इस समय उत्पन्न हुई हो, उससे विवाह नहीं करे तो मैं ज्यादा अच्छा मान के चलता हूं। जब भी किसी का विवाह करना हो अपने लड़के का, तो लड़की की पत्रिका बहुत ही गहराई से विश्लेषण आप करवा लें, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके आने की वजह से अपनी आने के बाद में किसी सास की मृत्यु हो जाए, ससुर की मृत्यु हो जाए, जेठ की मृत्यु हो जाए, देवर की मृत्यु हो जाए, ऐसा भी होता है। तो हम ये पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल गहराई के साथ में सभी प्रकार के, मतलब ये कह लीजिए शत्रु, धन दौलत, इन सबको देख करके ही हम बताते हैं। अब चंद्रमा के साथ में चूंकि केतु और गुरु बैठा हुआ है, तो चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, केतु भी लग्न में आ गया है, तो यहां पर इस लड़की में परमानेंटली कोई ना कोई डिफेक्ट है, परमानेंटली कोई ना कोई बीमारी है, यानी एक ये ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी कह सकते हैं, जिसमें जिंदगी भर रोग चलेगा ही चलेगा, क्योंकि चंद्र केतु एक साथ आ जाता है, तो उसमें परमानेंट बीमारी होने की संभावना है, बहुत ज्यादा होने की संभावना होती है। विवाह के बाद ही इसका भाग्योदय होगा, क्योंकि मंगलिक है, तो 28 वर्ष के पहले शादी नहीं करना है, अन्यथा विधवा होने के योग भी बनते हैं। 31/10/1998 को दोपहर में 2:40 पर गुना जिले में किसी भी स्थान पर इस लड़की का जन्म हुआ है, तो यह पत्रिका मांगलिक पत्रिका कहलाती है, क्योंकि कुंभ लग्न में मंगल जो है तृतीयेश्व राज्य से। अब यहाँ पे मंगल शुभ और अशुभ दोनों फल प्रदान करेगा, परंतु चूंकि सप्तम स्थान में मंगल सिंह राशि में बैठा हुआ है, जो इसकी मित्र राशि है, तो इस वजह से यह मांगलिक पत्रिका हो गई है, और मांगलिक पत्रिका होने की वजह से जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। मंगल के साथ चूंकि राहु भी बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो देरी से विवाह होने की संभावना ज्यादा बनती है, और विवाह के बाद दाम्पत्य सुख में परेशानी होने की संभावनाएं बनती है। मतलब निश्चित तौर से पारिवारिक जीवन तो खराब होगा ही होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए विवाह के बाद इससे विवाह नहीं करें, कोई भी व्यक्ति न करें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि आप कोई भी कार्य करें तो सर्वप्रथम पत्रिका अवश्य चेक करा लें, गहराई से चेक कराएं। पैसे अवश्य लगेंगे, परंतु जिंदगी भर के बहुत से झंझटों से आपको यहाँ पर मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि मंगल राहु बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ है, सप्तम भाव का बैठा हुआ है, इसलिए 2 या 2 से अधिक विवाह होने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा मिलती है।
भागीदारी व्यवसाय भी इसका नहीं चलने की संभावना है, क्योंकि राहु व्यवसाय को खा जाएगा। और राजा से भी दंड मिलने की संभावना है, क्योंकि सूर्य नीच का भी बैठा है। चाहे नीच भंग जरूर हो गया हो, परंतु चूंकि मंगल राहु की वजह से, और क्योंकि लग्न का स्वामी शनि है और मंगल और शनि का आपस में शत्रुता होती है, इसलिए राजदंड मिलने की संभावना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई है। राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये बहुत कष्टदायक साबित होगी। मतलब राहु की दशा में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नुकसान, व्यय, चोरी ये सब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। पति के बीमार रहने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। और इस लड़की से गृहस्थ जीवन संचालन नहीं होगा। गृहस्थ जीवन संचालन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम राहु की दृष्टि लग्न स्थान यानी कुंभ राशि पर पड़ रही है। पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं चलेगी, चाहे वो पारिवारिक पार्टनरशिप हो, चाहे व्यवसायिक पार्टनरशिप हो, बिल्कुल भी पार्टनरशिप नहीं चलेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानी भोगना ही भोगना पड़ेगी। और दैहिक बल, मनोबल, हिम्मत नहीं होने पर घरेलू सुख शांति नहीं मिलेगी, इसलिए हिम्मत से काम अवश्य लेना ही लेना पड़ेगा। और चूंकि राहु मंगल एक साथ बैठा हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है, अंगारक योग। और अंगारक योग की वजह से मनुष्य की बुद्धि जो है वह कुंठित होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अमानवीय आचरण दोनों पति पत्नी के बीच में होने की संभावना है। अमानवीय आचरण का मतलब हो गया एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा, और ऐसा लड़ाई झगड़ा जिसमें एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ने तक की बात आ सकती है, उसे अमानवीय आचरण बोलते हैं। क्योंकि राहु मंगल है, भयंकर क्रोध की उत्पत्ति देगा, और क्रोध ही क्रोध में कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पे राहु मंगल की वजह से बताई जा रही है। कुंभ लग्न की पत्रिका में चूंकि बुध लग्न चार्ट में 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो बुध जो है पंचमेश व अष्टमेश के रूप में यहां पर है। और बुध जो है लग्ने शनि का मित्र होने से योग कारक बन गया है, तो यह शुभ फल प्रदान करेगा। और वृश्चिक राशि का भी बैठा हुआ है, जो इसकी सम राशि है, शत्रु राशि नहीं है। तो यहाँ पर बुध इसको सबसे अच्छा शुभ फल प्रदान करेगा, यानी बुध ही इसकी जिंदगी को चलाएगा। यानी गाड़ी घोड़े भी मिलने की संभावना है, और बुध की वजह से थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई हो सकती है। और घर का मकान भी बुध की वजह से इसको मिलने की संभावना बनती है। परंतु यह लड़की बहुत चुगलखोर है, और भाई का सुख इसको नहीं मिलेगा। भाई होंगे ही नहीं, और होंगे तो भाई से शत्रुता होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है सप्तम भाव में। यानी भाई के श्राप की वजह से इसका पारिवारिक जीवन नहीं होगा, और जब भाई के श्राप की वजह से पारिवारिक जीवन नहीं होगा, तो चूंकि इसका भाई से संबंध नहीं होगा, या भाई का सुख बिल्कुल नगण्य है। और यह लड़की अपने माता पिता से भी द्वेष रखती है, माता पिता से भी विद्वेष रखती है, ऐसी इसकी विचारधारा है। यानी भाई तो भाई, माता पिता से भी इसके विचार नहीं पटेंगे, ये मान करके चलें। माता पिता से दूर रहने की संभावना है, या माता पिता को यह शत्रु मानती है बुध की वजह से। इसलिए यहाँ पर यह कह सकते हैं हम इसमें कि ऐसी लड़की को गणेश जी की सेवा करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की सेवा करने से वो बुद्धि प्रदान करेंगे, श्राप से मुक्ति प्रदान करेंगे। बृहस्पति क्योंकि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, लगन में भी बैठा हुआ है, परंतु चूंकि गुरु और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, और गुरु और केतु यदि ये धर्म का काम करेगी तो इसको कीर्ति अवश्य प्राप्त होगी। और गुरु चंद्र भी यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है, तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गुरु चंद्र की वजह से इसको गज केसरी योग कहा जा सकता है। परंतु चूंकि इस गज केसरी योग के बिल्कुल सामने
मंगल राहु अंगारक योग लेकर के बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए गुरु भी यहाँ पर खराब हो गया है, यानी कि मुख्य मार्केश के रूप में गुरु काम करेगा। और गुरु चूंकि यहाँ पर दो अशुभ भाव का स्वामी है, एक तो द्वितीयेश और एक लाभेश, और ये दोनों अशुभ भाव का स्वामी होने से यह मुख्य मार्केश का काम करेगा। मतलब गुरु की महादशा अंतरदशा में कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा बनती है। परंतु यदि यह लड़की अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके धर्म का काम करने लग जाए, धार्मिक पुस्तकों का पाठन पठन करने लग जाए, धार्मिक गतिविधि में शामिल हो जाए या धर्म का कार्य कोई करने लग जाए, तो इसके काफी कुछ हद तक जो ग्रह दोष है वह कम हो सकता है। यह लड़की अपने जितने भी सगे संबंधी होंगे, भाई बहन माता पिता, उन सबसे द्वेष रखती है। यानी यह निश्चित है कि यह लड़की अपने माता पिता जिनने पैदा किया या तो उनके यहाँ नहीं रहती है या उनसे दूर रहती है, या फिर उन माता पिता ने इसको त्याग दिया है। यानी कि गुरु की दशा अंतरदशा महादशा में मंगल राहु की वजह से कष्ट होने की संभावना यहाँ पे बहुत ज्यादा बनती है। 31/10/1998 को गुना जिले में दोपहर 2:40 पर जिस लड़की का जन्म हुआ है, उसका कुंभ लग्न में जो शुक्र है वह नवम भाव में बैठा हुआ है तुला राशि का। यह तुला राशि इसकी स्वग्रही है, और स्वग्रही होने की वजह से यहाँ पर यह भाग्य को बलवान करती है। भाग्य को बलवान तो कर रही, परंतु यहाँ पे सूर्य नीच का बैठा हुआ है, तो सूर्य की नीचता का नीच भंग भी कर रही है। इसलिए विवाह के बाद इसका भाग्योदय होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और भौतिक सुख की प्राप्ति यह सुख अवश्य देगा। इसकी बहनें अधिक होगी, भाई के होने की संभावना बहुत कम सुख है। और शुक्र जो है चूंकि स्वराशि का बैठा स्वग्रही बैठा हुआ है, इसलिए यह भाग्य स्थान पे होने की वजह से धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। शुक्र की दशा में अन्न धन अच्छा प्राप्त होगा, शुक्र की दशा में वैभव से युक्त जीवन जीने का मिलेगा, सुख की प्राप्ति इसको होने की संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा बताई गई है। शुक्र इसका बहुत अच्छा है, बुध इसका बहुत अच्छा बैठा हुआ है। अब आते हैं हम शनि के ऊपर, क्योंकि कुंभ लग्न की पत्रिका है और शनि लग्नेश और व्ययश है। लग्नेश होने से यह अशुभ फल नहीं देगा, और शनि जो है यहाँ पे तृतीय स्थान में मेष राशि का बैठा हुआ है, नीच राशि का हो गया, शनि नीच का बैठ गया यहाँ पे। तो ऐसा कहा जाता है कि पिता की संपत्ति मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, दूरदर्शिता इसके मन में बिल्कुल भी नहीं है, और तुरंत लाभ के चक्कर में कुछ न कुछ दिमाग में उधेड़बुन होने की वजह से आगे काम बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। और चूंकि शनि की 3 दृष्टियां काम करती है, शनि की एक तो पंचम भाव पर तृतीय दृष्टि हो रही है, सप्तम दृष्टि भाग्य भवन पर हो रही है, और तीसरी अगली जो दृष्टि है वह 10वीं दृष्टि व्यय भाव पर हो रही है। ऐसे में शनि की वजह से विद्या अधूरी छूटने की संभावना है, और पिता की संपत्ति मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और खर्चे ज्यादा होने की संभावना है, जिससे ऋण ग्रस्त होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। शनि की दशा अंतरदशा में निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी, अशुभ फल की प्राप्ति होने की संभावना यहाँ पे बहुत ज्यादा बताई गई है। अब हम आते हैं केतु की स्थिति। केतु जो है आपका लगन में बैठा हुआ है, और कुंभ लग्न की पत्रिका में क्योंकि केतु लगन में बैठ जाता है, तो ये मान करके चलें कि लग्नस्थ केतु जो है वो किस किस के साथ बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो वह मनुष्य को नास्तिक बनाता है। पहली बात तो ये हो गई। और नास्तिक बनाने के साथ में क्या है, चंद्रमा केतु और गुरु तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो केतु और चंद्र
ये मनोबल को कमजोर करता है और किसी भी निर्णय तक उस मनुष्य को पहुंचने नहीं देगा। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि कुंभ लग्न की पत्रिका में केतु लग्न स्थान में गुरु के साथ में यदि बैठा हुआ हो तो उसको नास्तिक बनाता है, आस्तिक बनने ही नहीं देगा। यानी ढोंग करेंगे धर्म कर्म करने का, ये मान करके आप चलें। और क्योंकि चंद्र के साथ भी केतु बैठा हुआ है तो यह मनोबल को कमजोर करता है, इन्हें चंद्रमा को कमजोर करता है। और चंद्रमा को कमजोर जब हो जाता है तो मन कमजोर हो जाता है, और मन कमजोर हो जाता है तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी और किसी भी ये निर्णय लेने की क्षमता इसमें कमजोर होती है। मानसिक कमजोरी हम इसको कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे जो जो ग्रह खराब हैं उन सबके उपाय करना होते हैं। उपाय करने के लिए नवग्रह की शांति कराना होती है। पितृदोष की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना होती है। पितृदोष को दूर करने के लिए, अमावस्या दोष की पूजा करने के लिए नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध कराना होता है। मंगल राहु बैठने की वजह से, अंगारक योग होने से, इसको उज्जैन में अंगारक देवता का जो मंदिर है जिसको अंगारेश्वर महादेव कहते हैं, वहां पर साल में 2 बार पूजा कराना चाहिए। विवाह के पहले भी लाल पूजा कराना बहुत अनिवार्य है, विवाह के पहले पीली पूजा कराना भी अनिवार्य है। क्योंकि शनि खराब है, सूर्य खराब है, मंगल खराब है, राहु खराब है, तो पारिवारिक जीवन तो इसका खराब है ही है। विवाह के बाद भी कष्ट होने की संभावना है और अभी वर्तमान में भी ये कष्ट भोग रही है। माता पिता से, सके संबंधियों से, भाइयों से किसी प्रकार का इसका कोई संबंध नहीं होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। अब जिस किसी की भी पत्रिका हो, मुझे नहीं मालूम है, मैंने एट रैंडम बेसिस पे यह समय लिया है। 31/10 सन 1998 को गुना जिले में, जो मध्य प्रदेश में एक शहर है गुना, उस जिले में दोपहर को 2:40 पर जिसका भी जन्म हुआ हो, एक लड़की के रूप में मैंने इसका विश्लेषण किया है। यदि कोई लड़का हो तो वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी दी जा सकती है। और जो दोष हैं, इन सब दोषों का प्रायश्चित कर्म होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में पाप कर्म करके आए हुए हैं तो उन पाप कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ता है। और जब पाप कर्मों का फल आप भोगोगे तो निश्चित तौर से तकलीफ होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने बच्चों की पत्रिका गहन विश्लेषण के साथ में चेक करवा लें। जिसका विवाह होने जा रहा है उसकी भी पत्रिका चेक करा लें। जिससे विवाह हो रहा है या होगा भविष्य में, यदि आपके लड़के लड़की जवान हो गए हों तो जिससे भी विवाह करें, बहुत सोच समझ करके 2-4-6 व्यक्तियों से विश्लेषण करा करके आप उसका विवाह करें। अन्यथा आज के जमाने में ये कलयुग है, विवाह बहुत जल्दी टूट रहे हैं और जीवन भर का दोष का ठप्पा लग चुका होता है। पैसा तो बर्बाद होता ही होता है, क्योंकि आजकल की शादी ब्याह में 10-20 लाख रुपए खर्च करना नॉर्मल बात होती है। तो वो 20-30 लाख रुपए आप अपनी लड़की के खाते में जमा करेंगे तो ज्यादा अच्छा, अपने लड़के के बिजनेस में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा, बजाय कि विवाह में खर्च करें और आपको दूसरा विवाह करना पड़े या किसी के आने से या किसी के जाने से कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने बच्चे बच्चियों की पत्रिका बहुत ही गहराई से विश्लेषण कराएं और विवाह के पहले भी जिससे विवाह होने जा रहा है उसकी पत्रिका भी चेक करें, फिर विवाह फाइनल करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।